मित्रों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आरटी एक्ट 2009 के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। 4 अगस्त 2009 को कब 4 अगस्त 2009 को देश में 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में बिल पारित होता है। किसको लेकर कि देश में जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या करना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है और इसको मौलिक अधिकार बनाने के लिए द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009 को तो लोकसभा में और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा के अधिकार अधिनियम को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। कब संपूर्ण भारत में लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का जो ये अधिकार अधिनियम है लागू किया गया। इस अधिनियम की मैं बात करें तो कुल अध्याय हैं 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। 7 अध्याय और 38 धाराएं। बात कर लेते हैं अध्यायों को लेकर। तो जब अध्याय 1 है उसमें प्रारंभिक धारा 1 और 2। अध्याय 2 में क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, धारा 3 से 5 तक। अध्याय 3 में समुचित सरकार और माता पिता के अधिकार, धारा 6 से 11 तक। और अध्याय 4 की बात करें विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, धारा 12 से 28 तक। तो सबसे बड़ा अध्याय तो इसमें अध्याय 4 है, जबकि सबसे छोटा जो अध्याय है वो अध्याय 1 है। बात करें 5वें अध्याय की तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना। तो पाठ्यक्रम संबंधी जो है वो धारा 29 और 30 है अध्याय 5 में। अध्याय 6 की बात करें तो बालक के जो अधिकार है उनका संरक्षण की बात कही गई है, धारा 31 से 34 तक। और अध्याय 7 में प्रकीर्ण, धारा 35 से 30। और जो आखिरी धारा है 38 धारा। इस धारा के तहत आरटी एक्ट 2009 को जो सभी धाराएं हैं, आरटी एक्ट 2009 की जो जितनी भी धाराएं हैं उन धाराओं में जो है सरकार परिवर्तन का अधिकार रखती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आरटी एक्ट 2009 जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध करवाता है और जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ और इसमें कुल 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। अब बात कर लेते हैं आर्य समाज की, दयानंद सरस्वती जी की। तो देश में 1857 की क्रांति के बाद राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ 1824 में गुजरात के मोरबी के टंकारा नामक स्थान पर। कहाँ हुआ? गुजरात के मोरबी के टंकारा नामक स्थान पर हुआ। और इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेशों का प्रचार मथुरा आगरा से प्रारंभ किया। तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के मोरबी टंकारा में। और इनका जो उपदेशों का प्रचार कहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया था? मथुरा आगरा से।
1863 में आगरा से ही पाखंड खंडिनी पताका लहराई और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। तो ये जो नारा है वेदों की ओर लौटो, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं। उनका मानना था कि सनातन धर्म और वेद ही भारत के आधार हैं और दयानंद सरस्वती ने हिंदू पुनरुत्थान के लिए 7 अप्रैल 1875 कब 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना 13 फरवरी कब 13 फरवरी 1881 को अजमेर में हुई। कब हुई राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना? 13 फरवरी 1881 को अजमेर में। और दयानंद सरस्वती ने क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया है उसके बारे में। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। तो अनुच्छेद जो 61 है उसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है या महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के आधार पर हटाया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। परंतु अनुच्छेद 56 ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करे तो ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 ख में लिखा हुआ है कि वर्णित है कि संविधान का अतिक्रमण करे तो ही हटाया जा सकता है और महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये प्रश्न भी आ चुका है कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो 3 चरणों से होकर गुजरती है। कितने चरण? 3 चरणों से गुजरती है। बात करते हैं प्रथम चरण की। तो संकल्प, दूसरा चरण संकल्प पारित और तीसरा चरण महाभियोग। अब महाभियोग किस प्रकार से प्रक्रिया में लाया जाता है? इसके लिए महाभियोग लाने के लिए 1/4 जो सदस्य हैं, 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को। महाभियोग जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और 14 दिन बाद जिस सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जैसे मान लो लोकसभा के द्वारा लाया गया, तो उसी सदन में कुल सदस्यों का 2/3 मतलब लोकसभा जो सदन है उस सदन में कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर जो दूसरा सदन है अर्थात राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया होगी। वहाँ भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए। किसी भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो जिस सदन में प्रक्रिया शुरू होगी उसके भी 2/3 कुल सदस्यों का 2/3 और जो दूसरा सदन है उसके भी कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। अर्थात भारत के राष्ट्रपति को भारत की संसद उसके पद से हटा सकती है। तो किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को उसके जो पद से हटाने का, भारत की संसद को। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए केवल संविधान के प्रति उल्लंघन या अतिक्रमण ही मान्य है, व्यक्तिगत आचरण नहीं। कौन सा? व्यक्तिगत आचरण नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है और
संसद द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? इसमें से प्रश्न मिलने की संभावना बहुत अधिक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।